जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इस महीने तेजस मार्क होने के लिए मिल सकते हैं 4 से 5 इंजन्स एक साथ। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इस्तेमाल करी थी स्वदेशी एप्लीकेशंस। चाइनीज़ और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ अब पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर कर रहा है जासूसी। HAL ने Su-30 MKI फाइटर्स में किए हैं 100 से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस। और इंडियन आर्म फोर्सेस रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चल रहे ऑपरेशन से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां हमारे 2 वीर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और हमारे इन दोनों वीरों के नाम हैं सूबेदार प्रभात गौर और लांस नायक नरेंद्र सिंधु। और वहीं दूसरी तरफ सियाचिन सेक्टर में जो आर्मी का बेस कैंप है तो वो भी एवलांच की चपेट में आया है। और इस घटना में भी हमने अपने 3 वीरों को खोया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कुलगांव वाला ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1 के जेट इंजन्स की सप्लाई में यूएस फर्म GE की तरफ से ऑलरेडी डिले किया जा रहा है। और GE ने प्रॉमिस किया है कि वो इस वर्ष दिसंबर तक 12 इंजन्स HAL को सप्लाई कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक 2 ही इंजन्स भारत को मिले हैं और जिस वजह से चिंता बढ़ रही है कि GE अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगी भी या नहीं। लेकिन न्यूज़ 18 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस फर्म GE की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं कि इस बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए वे इस महीने यानी कि सितंबर में 4 से 5 इंजन्स सप्लाई करेंगे। और अब ऐसा होगा या नहीं होगा तो उसकी जानकारी तो आपको हमारे डिफेंस अपडेट से मिल ही जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव तो उसका ही इस्तेमाल किया था। और उनकी तरफ से भी कंफर्म किया गया कि आर्मी अब अपग्रेड के लिए भी तैयारी कर रही है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भविष्य के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ और मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ तो इन दोनों के ब्लेंड की डिमांड करेंगे। यानी कि बूट्स को बॉट्स के साथ भी अब स्पेस शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम में आर्मी की भूमिका पर बात करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि लैंड को कंट्रोल करना ही हमेशा एक विक्ट्री करेंसी बना रहेगा। और खास करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें अपने एडवर्सरीज के ऊपर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और ऐसी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम लंबे समय तक युद्ध लड़ पाएँ। और इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक वेपन्स को विकसित और डिप्लॉय करने की बात पर भी जोर दिया है। और चूंकि भारत 2.5 थ्रेट का सामना कर रहा है तो ऐसे में जो लैंड फोर्सेस है वो हमेशा से ही करेंसी ऑफ विक्ट्री बनी रहेंगी। और हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि दूसरे पक्ष के पास युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने के लिए कौन सी तकनीक उसके पास उपलब्ध है। और हमें सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि हमारे पास लंबे युद्ध के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज मौजूद हों। बाकी आज हम अगर 100 किलोमीटर्स तक फायर कर सकते हैं तो वही कल हमें 300 किलोमीटर्स तक की कैपेबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे एडवर्सरीज भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई अलग अलग टाइप्स के वेपन्स हैं जिनकी रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिनकी अभी करंट रेंज 100 से 150 किलोमीटर्स है उसे 750 किलोमीटर्स तक बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी तरह से और भी वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स तो इनकी भी रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इन्हीं सब चीज़ों में जो आत्मनिर्भरता है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। एक इवेंट को संबोधित करते हुए HAL के CEO की तरफ से बताया गया कि कैसे HAL रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर Su-30 फाइटर्स का निर्माण कर रहा है। और उन्हें इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे HAL ने Su-30 MKI फाइटर में 100 से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करके काफ़ी प्रगति करी है। और इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हासिल कर लिया था। और जबकि इसी इवेंट के साइडलाइंस टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में HAL के CEO का यह भी कहना था कि जो मॉडिफिकेशंस हैं तो इन्होंने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करी। और इसके अलावा Su-30 फाइटर्स के एवियोनिक सिस्टम्स को पूरी तरह से स्वदेशी करने की भी योजना है, जो कि अगले 4 से 5 वर्षों में होने की पूरी उम्मीद है। और उस स्वदेशीकरण के बाद फिर ये जो Su-30 MKI फाइटर है इसमें हम 75% के आसपास स्वदेशीकरण प्राप्त कर लेंगे। और इन एवियोनिक सिस्टम में एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि वेदर रडार, फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, GPS तो इस तरह के अलग अलग सिस्टम्स आते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए इसरो चीफ की तरफ से बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 400 से अधिक साइंटिस्ट भी अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 24/7 काम कर रहे थे। और इस दौरान इसरो ने स्पेसक्राफ्ट से सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
और जो स्पेस सेक्टर है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद ही अच्छी तरह से निकलकर सामने आया है। और इसी वजह से भारत की मिलिट्री स्पेस को एक क्रिटिकल ऑपरेशनल डोमेन के तौर पर फोकस कर रही है, क्योंकि भारत की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो सैटेलाइट इनेबल्ड कैपेबिलिटीज से जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फोन टैपिंग सिस्टम और चाइनीज बिल्ट इंटरनेट फायरवॉल की मदद से अपने लाखों नागरिकों की जासूसी कर रहा है और सोशल मीडिया को भी सेंसर किया जा रहा है, और जो कि चीन से बाहर होने वाले एक स्टेट सर्विलियंस का सबसे कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल्स में से एक है। और एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का मॉनिटरिंग नेटवर्क है तो वो चाइनीज़ और वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ दोनों को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान है वो अपने वहाँ फ्री स्पीच को दबा रहा है। और हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मीडिया फ्रीडम्स ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट की गई हैं, खास करके 2022 में इमरान खान के तख्ता पलट के बाद से। और एमनेस्टी के मुताबिक पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसीज़ हैं वो अपने लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके एक बार में कम से कम 4 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स को मॉनिटर कर सकती है। और जो उनकी फायरवॉल है, जो कि WMS 2.0 के नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान में इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक बार में 2 मिलियन एक्टिव सेशंस को ब्लॉक कर सकती है। और पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज इन दोनों मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल कर रही है। एक सिस्टम के इस्तेमाल करके वो अपने नागरिकों के कॉल्स को टैप करते हैं, उनके टेक्स्ट मैसेजेस तक को मॉनिटर किया जा रहा है, और वहीं दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान में वेबसाइट, सोशल मीडिया, इन सभी को ब्लॉक और सेंसर करते हैं। हालांकि हमेशा की तरह पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन सभी दावों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो टेलीकॉम रेगुलेटर हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की डेजिग्नेटेड एजेंसीज के इस्तेमाल के लिए LIMS को इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन कंपनीज़ को ऑर्डर्स ऑलरेडी जारी किए गए हैं। यानी कि इससे एक बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में जो भी फ़ोन खरीद रहा है तो उन फ़ोन्स में पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज़ के LIMS वाले सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, ताकि उनकी फ़ोन कॉल्स, उनके टेक्स्ट मैसेजेस पाकिस्तान की एजेंसीज लगातार मॉनिटर कर सकें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से इस बारे में जानकारी सामने आई है कि रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक मिराज 5 रोज 3 फाइटर जेट सरगोधा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस क्रैश को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया और वेबसाइट्स की सेंसरशिप की बात करी है, तो खैर बाकी आप समझदार हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे तो उन्होंने अपना उग्र रूप ले लिया है, और नेपाल के PM, नेपाल के प्रेसिडेंट ये ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं। और नेपाल में रिजीम चेंज की जिस तरह की स्थिति अभी हो रखी है तो उस तरह की स्थिति हम पहले भी देख चुके हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब नेपाल। और वहीं जापान के PM ने भी रिज़ाइन किया है, फ्रेंच के PM ने भी रिज़ाइन किया है, और अब नेपाल के PM भी रिज़ाइन कर चुके हैं। बाकी नेपाल की इसी स्थिति के बीच भारत ने भी अपने बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किया है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आई कि इसराइल ने कतर में हमास की लीडरशिप के खिलाफ एक नया अटैक लॉन्च किया है, और ये जानकारी CNN और अल जजीरा तो इस तरह के मीडिया हाउसेस की तरफ से दी गई है। और इसराइल का अटैक कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। और फिलहाल अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि इसराइल ने किसको टारगेट किया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि हमास के जो लीडर्स हैं वो कई वर्षों से गाज़ा के बाहर कतर की राजधानी को भी हेडक्वार्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे थे। और जबकि इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट जरूर की गई है जिसमें हमास की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ प्रिसाइज स्ट्राइक टारगेटिंग को कंफर्म किया गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये ऑपरेशन एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है। और ये जरूर बताया गया कि जिन मेंबर्स को टारगेट किया गया है जो कि हमास के आतंकी ऑपरेशंस को लीड करते आ रहे थे, और 7 अक्टूबर वाले हमले के लिए ये भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और स्ट्राइक से पहले सिविलियंस को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए थे, और इसे प्रिसाइज म्यूनिशन और एडिशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस का कंटिजेंट 10 से 16 सितंबर तक रशिया में आयोजित होने वाली मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ज़ेपेट 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना हो चुका है। इस कंटिजेंट में टोटल 65 पर्सनल शामिल हैं, जिनमें से 57 इंडियन आर्मी से, 7 इंडियन एयरफोर्स से और 1 इंडियन नेवी के। और जो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट है उसे कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन लीड कर रही है। बाकी इस एक्सरसाइज में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और इसे पार्टिसिपेट करने वाली आर्मीज़ एक दूसरे के साथ अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को एक्सचेंज करेंगी, खास करके कन्वेंशनल वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के डोमेन में। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2009 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मेजर आकाश सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में उधमपुर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन चंद्र चौधरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच कंडक्ट की जाती है।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।